गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन लेके उपस्थित हुआ हूँ, अजय कुमार पाल। आज जो है हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो टॉपिक नंबर होगा 5th, जिसपे हम इंडियन इकोनॉमी के बारे यानी आज इन्फ्लेशन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहले तो ये जान लो कि अगर जो जनरल डेफिनीशन होती है मुद्रास्फीति की, वो क्या होती है। आप लोगों ने महंगाई का नाम सुना होगा। महंगाई का मतलब ये है कि महंगाई क्या होती है। जैसे मान लो कोई चीज आपको 10 रुपीस का 1 kg मिलता है। कितने केजी मिलता है? 1 kg। ₹10 का कितना मिलता है? 1 kg। अगर इसके प्राइस क्या हो जाए? 100 रुपीस, और 100 रुपीस में 1 kg होगा। तो अब यहां पे ये देख लो, 10 रुपए बड़ा होगा या 100 रुपीस। तो अगर हम क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो 10 रुपए बड़ा होगा और 100 रुपए छोटा होगा। यानी सेम क्वांटिटी को परचेस करने के लिए अतिरिक्त मुद्रा कितनी देते हो? अतिरिक्त मुद्रा। और जो अतिरिक्त मुद्रा है वो 90 रुपए है। तो इसका मतलब जो परचेजिंग पावर होगी ड्यूरिंग इन्फ्लेशन टाइम, परचेजिंग पावर कम हो जाती है। परचेजिंग पावर इसलिए कम हो जाती है कि कोई चीज 10 रुपए की 1 kg मिलती थी, अब वो 100 रुपए की 1 kg मिल रही है। तो हम क्या करते हैं? उस वस्तु की मात्रा को कम कर देते हैं। क्या करते हैं? उस वस्तु की मात्रा को कम कर देते हैं। अब समझ में आ गई बात? तो जो महंगाई होती है, महंगाई का मतलब यहां पे ये है कि मुद्रास्फीति के दौरान वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है। क्लियर? अब आते हैं हम सभी लोग अगले पॉइंट पे, अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। और सबसे पहले इन्फ्लेशन की डेफिनीशन क्या होती है वो समझ लीजिए। तो जो इन्फ्लेशन की डेफिनीशन होती है, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि तथा मुद्रा के मूल्य में मुद्रा के मूल्य में कमी को मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति कहते हैं। और उत्पादन और रोजगार, उत्पादन और रोजगार बढ़ता है। उत्पादन और रोजगार बढ़ता है। ये है इन्फ्लेशन की डेफिनीशन। जो इन्फ्लेशन की डेफिनीशन है उसमें क्या कहा जा रहा है? वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि। दूसरा क्या कहा जा रहा है कि मुद्रा के मूल्य में कमी। जब मुद्रा के मूल्य में कमी को मुद्रास्फीति कहते हैं, लेकिन उत्पादन और रोजगार बढ़ता है। यानी कहने का मतलब है कि ड्यूरिंग इन्फ्लेशन टाइम
यानी मुद्रास्फीति के दौरान उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार भी बढ़ेगा। इसको समझने के लिए यहां पे एक हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। पूरी की पूरी जो इकोनॉमी होती है वो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड होती है। ये हमारा क्या होता है, वाई एक्सेस, ओ होता है, एक्स होता है। इस पे हम प्राइस रखते हैं यानी कीमत रखते हैं, और इस पे मांग रखते हैं यानी डिमांड, मांग यानी डिमांड। ठीक है, तो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि का मतलब है जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को काटते हैं वहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, यानी संतुलन बिंदु होता है। क्या होता है, संतुलन बिंदु। यानी यहां पर इस पॉइंट पर जहां पर ई, इस पे हम प्राइस और इस पे क्या रखते हैं, क्वांटिटी रखते हैं। अगर हमारा प्राइस क्या है, ओपी है, तो वस्तु की जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, ओक्यू होगी। यानी यहां पर ना प्राइस बढ़ेंगे और ना घटेंगे, यानी इकोनॉमी क्या होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी। यानी इसका मतलब हो गया है डिमांड बराबर सप्लाई बराबर प्राइस। तो इसे हम बोलते हैं विकसित देश। जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को काटते हैं वहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, और क्या होता है, उसे हम विकसित देश की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन अगर सपोज दैट डिमांड क्या हो जाए, बढ़ जाए, यानी डिमांड शिफ्ट हो जाए और सप्लाई आपकी क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी सप्लाई हमारी कांस्टेंट है, डिमांड यानी डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेंगे, प्राइस बढ़ेंगे तो जो क्वांटिटी होगी वो कम होगी, यानी ये प्राइस हमारा क्या होगा, P1 होगा, तो क्वांटिटी क्या होगी, Q1 होगी। यानी प्राइस जिस रेशियो में बढ़ेंगे उस रेशियो में डिमांड नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और जब कीमत बढ़ेंगे तो इसे हम बोलेंगे विकासशील देश। क्या बोलोगे, विकासशील देश, यानी डेवलप्ड कंट्री। क्या बोलोगे, विकासशील देश, विकासशील देश। जैसे इंडिया यानी भारत, और विकसित देश का एग्जाम्पल ले लो तो अमेरिका। हमने आपको नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में बताया था कि विकासशील देश वो देश होते हैं जो अपने रिसोर्सेस को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो ये क्लियर हो गया, जहां पर डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो प्राइस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, विकासशील देश, जैसे भारत में। अब हम इसकी डिफिनीशन तो यही बोल रहा था ना कि वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि। इसका मतलब भारत में पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो वस्तुओं का प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो प्राइस यानी कीमतें क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो इसे हम बोलते हैं मुद्रास्फीति। एक नंबर का क्वेश्चन यहां से आता है और पूछा जाता है कि मुद्रास्फीति के दौरान जो डिमांड कर्व यानी मांग रेखा है
एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के दौरान, मुद्रास्फीति के दौरान मांग वक्र यानी डिमांड कर्व, मांग वक्र किस ओर बढ़ेगी, किस ओर बढ़ेगी, मांग वक्र किस ओर बढ़ेगी, किस ओर बढ़ेगी। तो जो मांग वक्र है वो बढ़ेगी किस ओर? तो जैसे पहला ऑप्शन आपके एग्जाम में दिया रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन रहेगा ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। दूसरा ऑप्शन होगा नीचे की ओर, और तीसरा ऑप्शन होगा एक और दो, दोनों, दोनों। और चौथा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो यहां ये क्वेश्चन कई बार आया है कि मुद्रास्फीति के दौरान मांग वक्र किस ओर बढ़ेगा। तो ऑप्शन के तौर पे अगर हम यहां देखें तो देखो ये डायग्राम है, मांग वक्र किस ओर बढ़ रहा है, यानी ऊपर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। तो जब मांग वक्र ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ऊपर की ओर बढ़ेगा, यानी आंसर जो आपका होगा वो ऊपर की ओर बढ़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है। अगले पॉइंट पे आते हैं। तो अगला जो पॉइंट हमारा है वो है मुद्रास्फीति के प्रकार यानी अगली हेडिंग क्या होगी, मुद्रास्फीति के प्रकार। मुद्रास्फीति के, मुद्रास्फीति के प्रकार, मुद्रास्फीति के प्रकार, मुद्रास्फीति के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहला जो टाइप्स होता है उसे हम बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन यानी हिंदी में बोलेंगे रेंगती हुई मुद्रास्फीति, रेंगती हुई मुद्रास्फीति। ठीक है, और इसका जो परसेंटेज होता है वो 1% से लेकर 5% के बीच होती है। ठीक है, यह मुद्रास्फीति की, यह मुद्रास्फीति की पहली अवस्था होती है, पहली अवस्था होती है। क्या होगी, पहली अवस्था होती है, पहली अवस्था होती है जिसमें कीमतें धीरे धीरे बढ़ती हैं और बढ़ी हुई कीमत का प्रभाव, कीमत का प्रभाव लोगों के ऊपर
ऊपर नहीं पड़ता है, लोगों के ऊपर नहीं पड़ता है। इस प्रकार की मुद्रास्फीति में, इस प्रकार की मुद्रास्फीति में उद्योग और व्यापार को बढ़ावा मिलता है। उद्योग और व्यापार को बढ़ावा मिलता है। उद्योग और व्यापार को बढ़ावा मिलता है। व्यापार को बढ़ावा मिलता है। उद्योग और व्यापार को बढ़ावा मिलता है। बढ़ावा मिलता है। ठीक है, अब आते हैं, इसको समझ लीजिए। यानी जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन होती है उसे हम बोलते हैं रेंगती हुई मुद्रास्फीति। यह मुद्रास्फीति की क्या होती है? पहली अवस्था होती है जिसमें कीमतें धीरे धीरे बढ़ती हैं और जो कीमतें बढ़ती हैं उसका प्रभाव लोगों के ऊपर नहीं पड़ता। इस प्रकार की मुद्रास्फीति में उद्योग और व्यापार को बढ़ावा मिलता है। किसको बढ़ावा मिलेगा? उद्योग और व्यापार को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। देखो, क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब हो गया कि रेंगती हुई मुद्रास्फीति। ये देखो, इस पे हम कीमत रखते हैं और इस पे मांग की मात्रा रखते हैं। मांग की मात्रा x होता है, O होता है, y है। अगर इस रेशियो में कीमतें बढ़ें यानी प्राइस बढ़ें तो लोगों के ऊपर इसका इंपैक्ट नहीं पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल की कीमतें अगर एक महीने में 3 रुपए बढ़ाना है तो पर डे 10 पैसे के हिसाब से बढ़ाइए, यानी 300 पैसे बढ़ाओगे तो जो पेट्रोल की कीमत आज की डेट में 94.75 पैसे हैं, तो अगर पर डे 10 पैसे बढ़ाओगे तो किसी के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यही सीधे 3 रुपए किसी भी वस्तु पर बढ़ा दोगे तो जब 3 रुपए किसी वस्तु पे बढ़ाओगे तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे, यानी उसका इंपैक्ट लोगों के ऊपर पड़ेगा। यहां पे जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसमें पैसे में जब ग्रोथ होती है तो इस मुद्रास्फीति का लोगों के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, मुद्रास्फीति की दूसरी अवस्था होती है, यानी मुद्रास्फीति की दूसरी अवस्था, यानी दूसरा पॉइंट पहला था, इसे हम बोलते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन टहलती हुई मुद्रास्फीति। टहलती हुई मुद्रास्फीति यानी ये दूसरी स्टेज होती है और यहां पर 5% से लेकर 10% के बीच इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए। कितने परसेंट होना चाहिए? 5 से 10%। यानी अगर 5 से 10% रेट मुद्रास्फीति का होता है तो उसे हम बोलते हैं क्या? टहलती हुई मुद्रास्फीति। यानी ये अब यहां पर जो प्राइसेज होंगे वो थोड़ा सा क्या होंगे? बढ़ेंगे, और जब कीमतें बढ़ेंगी तो लोगों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे
यह मुद्रास्फीति की दूसरी अवस्था होती है। यह मुद्रास्फीति की दूसरी अवस्था होती है। यह मुद्रास्फीति की दूसरी अवस्था होती है जिसमें कीमतें थोड़ा तेजी से बढ़ती हैं, थोड़ा तेजी से बढ़ती हैं और बढ़ी हुई कीमत का प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ता है, लोगों के ऊपर पड़ता है। ठीक है, यानी अब जैसे मान लो किसी वस्तु की कीमत 1 रुपए बढ़े, 2 रुपए बढ़े, 3 रुपए बढ़े, 4 रुपए बढ़े, 5 रुपए, यानी 10 रुपए किसी भी वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है तो उसका इंपैक्ट लोगों के ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है। तीसरी जो अवस्था होती है रनिंग इन्फ्लेशन, इसको हम क्या बोलेंगे? रनिंग इन्फ्लेशन, यानी दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। रनिंग इन्फ्लेशन दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, यानी इसका जो परसेंटेज होगा रनिंग इन्फ्लेशन, यानी 10% से लेकर कितने परसेंट? 20%। 10% से लेकर जो 20% रेट होगा उसे हम क्या बोलते हैं? रनिंग इन्फ्लेशन, यानी दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। तो जो दौड़ती हुई मुद्रास्फीति होती है इसमें कीमतें तेजी से बढ़ती। देखो एक समय धीरे धीरे बढ़ते थे, फिर थोड़ा सा तेज हुए, अब क्या हो गए? रनिंग कर रहे हैं, यानी प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। यह मुद्रास्फीति की तीसरी अवस्था होती है। जिसमें कीमतें बहुत तेजी से बढ़ती हैं, बहुत तेजी से बढ़ती हैं, खासकर वो वस्तु जिनका प्रतिदिन उपभोग किया जाता है। प्रतिदिन उपभोग किया जाता है। खासकर वो वस्तुएं जिनका हम प्रतिदिन क्या करते हैं? उपभोग करते हैं। अब समझ लो जैसे, यानी रनिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है? ये तीसरी अवस्था तो होती है, लेकिन वो वस्तुएं जिनका हम प्रतिदिन क्या करते हैं? उपभोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लो, जैसे आटा, चावल, दाल, सब्जी, मिल्क, फ्रूट्स, ये जितनी भी चीजें होती हैं इनके प्राइस क्या होते हैं? तेजी से बढ़ते हैं। पिछली बार का एग्जाम्पल ले लो, टमाटर 160 रुपए किलो बिका, तो इसका मतलब प्रोडक्शन अगर कम हो जाए, फिर वही पहला ही टॉपिक नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में कि इंडियन इकोनॉमी किस पर बेस है? एग्रीकल्चर पे। अब यहां पे देखो, पिछली बार जब टमाटर की कीमत 160 रुपए 170 रुपए बिक रहा था तो लोगों ने टमाटर का कंजम्पशन ही कम कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जो कमोडिटीज होती हैं उन पे एक्सपेंसेस कम होते हैं,
आप देखो एसी की कीमत नहीं बढ़ रही बल्कि एसी की कीमत घट रही है, मोबाइल के प्राइस कम हो रहे हैं, फोर व्हीलर के प्राइस कम हो रहे हैं, लेकिन यहां तक आप देखो जो हम पर डे वस्तुओं का कंजम्पशन करते हैं उन सभी वस्तुओं की कीमतें क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं आने वाले समय में। और रीजन केवल एक ही है और वो रीजन है पॉपुलेशन ग्रोथ। तो क्या भारत में कभी रनिंग इन्फ्लेशन आया था? तो बिल्कुल आया था। रनिंग इन्फ्लेशन सबसे पहले जो आया था 91 और 92 में। 91 और 92 में भारत में जो मुद्रास्फीति का रेट था, मुद्रास्फीति का रेट था वो था 17%। ठीक है, कितने परसेंट था? 17%। और दूसरी बार जब आया था इन्फ्लेशन तो वो 2008 और 9 में आया था। और यहां पर जो मुद्रास्फीति थी यानी इन्फ्लेशन रेट था वो 12% था। मुद्रास्फीति का जो रेट था वो कितने परसेंट था? 12% था। अब हम आते हैं यहां पर 91 और 92 के बारे में। तो 1991 और 92 के बीच में भारत में फाइनेंशियल क्राइसिस होता है। क्या होता है? वित्तीय संकट यानी फाइनेंशियल क्राइसिस, वित्तीय संकट। और वो भी भारतीय मुद्रा का नहीं था, विदेशी मुद्रा यानी डॉलर का, विदेशी मुद्रा यानी डॉलर। तो जो विदेशी मुद्रा डॉलर थी वो भारत के पास नहीं थे। अब यहां पे ये समझ लीजिए कि वित्तीय संकट भारत में भारतीय मुद्रा का कभी नहीं आया है। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि क्या भारत में कभी फाइनेंशियल क्राइसिस आया है, भारत में फाइनेंशियल क्राइसिस आया है, लेकिन क्या आया है कि विदेशी मुद्रा का आया है, इंडियन करेंसी का अब तक भारत में कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं हुआ। कारण केवल इतना था कि जब इन्फ्लेशन रेट 17% पहुंच जाता है तो किसी भी देश की इकोनॉमी में यानी अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेशक क्या करते हैं? पैसे का निवेश करते हैं। विदेशी निवेशक पैसे का क्या करते हैं? निवेश करते हैं। जब ये लोग इंडियन इकोनॉमी में पैसे का निवेश किए थे तो इन लोगों ने जब देखा कि इन्फ्लेशन रेट 17% हो गया तो जितने विदेशी निवेशक होते हैं, जिन देश में मुद्रास्फीति होती है, सबसे पहले वो क्या करते हैं कि यानी कहीं ये मुद्रास्फीति हमारे देश में ना पहुंच जाए। तो 91 और 92 के दशक में जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो उसके बाद भारत यानी सरकार ने गोल्ड बेचा था। भारत सरकार ने क्या किया था? गोल्ड बेचकर विदेशी मुद्रा खरीदी गई। यानी जो गोल्ड मतलब सोना था उसको बेचा और बेचने के बाद विदेशी मुद्रा खरीदी गई। यानी हम गोल्ड को बेचे, उसके बदले फॉरेन करेंसी ले आए और उसके बाद अब हम आयात कर सकते हैं। ठीक है, तब सरकार बनती है और उसके बाद चुनाव होता है, गवर्नमेंट बनती है और देश के जो वित्त मंत्री बनते हैं वो डॉक्टर मनमोहन सिंह बनते। 91 एंड 92 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का क्रेडिट जाता है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को था। तो मनमोहन सिंह ने जब 91 एंड 92 का बजट पेश किया तो उसमें ऐसा बजट बनाया जिससे कि इकोनॉमी चेंज हो गई। दूसरी चीज, आरबीआई जो मनी को कंट्रोल करती है उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार नहीं था, विदेशी मुद्रा भंडार। तो मनमोहन सिंह एक ऐसे शख्स थे जो 1983 से लेकर 85 तक आरबीआई के गवर्नर थे और
योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे 1985 से 90 तक। तो जब आरबीआई के गवर्नर थे तो मनमोहन को यह पता था कि आरबीआई के पास विदेशी मुद्रा भंडार कोष नहीं है। तब 91 एंड 92 में एक अमेंडमेंट लाया गया और यह कहा गया कि आरबीआई के पास विदेशी मुद्रा भंडार की देखरेख और खरीद कर जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसको दी जाएगी? आरबीआई को। इकोनॉमी में सब कुछ सही हो गया। अब यह हुआ कि 2008 में इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया 12%। इस बार आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहले से तैयार थे। दूसरी चीज, जो भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार था, विदेशी मुद्रा भंडार बहुत बार एग्जाम में आया है। तो 2008 एंड 9 में 168 मिलियन यूएस डॉलर था। 168 मिलियन यूएस डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार था। इस बार आरबीआई के जो गवर्नर थे वो थे डी सुब्बा राव और मनमोहन सिंह 2008 में भारत के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें आश्वासन दिया कि जितने भी विदेशी निवेशक हैं वो सभी इंडियन इकोनॉमी में विश्वास रखो और विश्वास रखिए, आपको नुकसान नहीं होगा। हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार 168 मिलियन यूएस डॉलर का बना हुआ है। उसके बाद जो मुद्रा की वैल्यू कम हो रही थी उसको लोगों की परचेजिंग पावर कम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया कि एफडी पर फिक्स डिपॉजिट बढ़ा दिया। यानी फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट क्या किया? बढ़ा दिया और किसके बराबर कर दिया? इन्फ्लेशन रेट के। तो जब 12% इन्फ्लेशन रेट हो गया और 12% लोगों को ब्याज मिलने लगा तो लोगों ने क्या किया? सेविंग किया और पैसे कहां जमा किए? बैंक में जमा किए। जब बैंक में पैसा आप जमा करोगे तो आपकी क्रय शक्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आज विदेशी मुद्रा भंडार, आज की डेट की बात करें तो 674 मिलियन यूएस डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है। यानी कभी भी आर्थिक क्राइसिस भारत पर उतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आपके पड़ोसी देश पाकिस्तान और श्रीलंका में आर्थिक क्राइसिस है और उसका केवल एक ही कारण है, विदेशी मुद्रा भंडार उन लोगों के पास नहीं है। चौथे पॉइंट पे आते हैं, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन का मतलब होता है कूदती हुई मुद्रास्फीति। गैलोपिंग इन्फ्लेशन कूदती हुई मुद्रास्फीति, कूदती हुई मुद्रास्फीति यानी 20% टू 100%, यानी 20% से लेकर 100%। यानी कहने का मतलब यहां पे ये है कि अगर मान लो कोई वस्तु आज खरीदने जाओ मार्केट में, 1 केजी 20 रुपीस की है, अगले दिन जाओ सेम क्वांटिटी है 40 रुपए की मिल रही है, ये 20 रुपीस की मिल रही है 40 की। अगले दिन जाओ तो ये 60 रुपीस की 1 केजी मिलेगी। फिर अगले दिन जाओ तो ये 80 रुपीस की। फिर अगले दिन जाओ, क्वांटिटी सेम है लेकिन प्राइस क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। इसे हम बोलते हैं कूदती हुई मुद्रास्फीति यानी गैलोपिंग इन्फ्लेशन। देखो 2020 का सब में गैप होता है। यानी कोई भी देश रनिंग इन्फ्लेशन तक यानी दौड़ती हुई मुद्रास्फीति को कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन उसके आगे कंट्रोलिंग नहीं होगी। तो इसका मतलब इस प्रकार की मुद्रास्फीति में, इस प्रकार की मुद्रास्फीति में देश का आर्थिक विकास नहीं होता। देश का
आर्थिक, देश का आर्थिक विकास नहीं होता है, देश का आर्थिक विकास नहीं होता है। क्योंकि जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा तो लोगों की सेविंग नहीं होगी, सेविंग नहीं होगी तो डेवलपमेंट नहीं होगा, और डेवलपमेंट नहीं होगा तो देश का डेवलपमेंट नहीं होगा। उसके बाद लास्ट आते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। कौन सी इन्फ्लेशन होगी? हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है अधिमुद्रास्फीति, अधिमुद्रास्फीति, अधिमुद्रास्फीति। यानी ये होगा 100% टू इन्फिनिटिव, यानी हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। यानी ये मुद्रास्फीति की कौन सी अवस्था होगी? अंतिम अवस्था होगी। यह मुद्रास्फीति की अंतिम अवस्था होती, अंतिम अवस्था है जिसमें कीमतें बहुत तेजी से बढ़ती हैं, कीमतें बहुत तेजी से बढ़ती हैं, तेजी से बढ़ती हैं, और इस बढ़ी हुई कीमत को नियंत्रित करने के लिए बढ़ी हुई कीमत को नियंत्रित करने के लिए मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाती है, मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाती है, बढ़ाई जाती है। ठीक है, यानी जब इतना मुद्रा यानी कीमतें जब बढ़ने लगती है तो उस दौरान इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया जाता है, केवल क्या किया जाता है? नियंत्रित करने के लिए मुद्रा की पूर्ति क्या होती है? बढ़ाई जाती है। जैसे प्रेजेंट टाइम में दो कंट्रीज में आपका हाइपर इन्फ्लेशन है। सबसे पहली कंट्री का नाम है वेनेजुएला, वेनेजुएला, यानी वेनेजुएला, यहां पर हाइपर इन्फ्लेशन है। दूसरा आप लोग जिम्बाब्वे का नाम जानते हैं, जिम्बाब्वे, और जिम्बाब्वे में भी क्या है? हाइपर इन्फ्लेशन। अब जिम्बाब्वे ने तो शायद अपनी करेंसी भी बदल दिया है, तो जिम्बाब्वे और वेनेजुएला दो कंट्रीज में क्या है? हाइपर इन्फ्लेशन है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, तो ये थे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। और उसके बाद आगे चलते हैं, अगला जो पॉइंट हमारा होगा वो मुद्रास्फीति का प्रभाव। अगला इसी में टॉपिक क्या होगा? मुद्रास्फीति का प्रभाव, मुद्रास्फीति का प्रभाव। यानी मुद्रास्फीति का जो प्रभाव होता है वो किसको लाभ देगा और किसको हानि देगा, यानी इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति का प्रभाव। इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन यानी यहां से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है। एक क्या, हम दो क्वेश्चन इस पोर्शन से मान के चलते हैं, दो क्वेश्चन इससे आते हैं। और अगर जब ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा और आप इसको जब देखेंगे तो यहां यानी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें ये होता है कि जो इन्फ्लेशन होता है उसमें किसको प्रॉफिट होगा और किसको लॉस होगा। तो सबसे पहला आता है व्यापारी यानी बिजनेसमैन, व्यापारी यानी बिजनेसमैन, व्यापारी
व्यापारी को मुद्रास्फीति के दौरान लाभ होगा या हानि होगा? तो ये समझ लीजिए कि मुद्रास्फीति के दौरान जो व्यापारी होता है उसको ड्यूरिंग इन्फ्लेशन टाइम लाभ होता है। कैसे लाभ होता है वो देख लो। फर्स्ट पॉइंट, उत्पादन उस अनुपात में नहीं बढ़ता, उत्पादन उस अनुपात में नहीं बढ़ता है, अनुपात में नहीं बढ़ता है, नहीं बढ़ता है जिस अनुपात में, जिस अनुपात में कीमतें बढ़ती हैं, जिस अनुपात में कीमतें बढ़ती हैं। उत्पादन उस अनुपात में नहीं बढ़ता जिस अनुपात में कीमतें बढ़ती हैं, बढ़ती हैं। इसका मतलब ये है कि डिमांड क्या है, ज्यादा है, मांग में वृद्धि। और मांग में कब वृद्धि होगी? जब जनसंख्या ज्यादा होगी, यानी पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ। यानी नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में हमने आपको पढ़ाया था कि भारत की जो जनसंख्या है वो 145 करोड़ के आसपास पहुंच गए। तो जब जनसंख्या ज्यादा होगी तो डिमांड ज्यादा होगी, और जब डिमांड ज्यादा होगी तो उत्पादन तो डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ रहा है, इसलिए ड्यूरिंग इन्फ्लेशन टाइम मुद्रास्फीति में बिजनेसमैन को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट, अगला है फिक्स्ड इनकम ग्रुप। फिक्स्ड इनकम ग्रुप, फिक्स्ड इनकम ग्रुप का मतलब होता है स्थिर आय वाले व्यक्ति, स्थिर आय वाले व्यक्ति। इनको क्या होगा? प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो जो स्थिर आय वाले व्यक्ति होते हैं इनको हानि होती है। हानि इसलिए ड्यूरिंग इन्फ्लेशन टाइम होती है क्योंकि इसमें सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी आते हैं, सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी आते हैं। तो जब गवर्नमेंट सेक्टर के कर्मचारी, यानी कर्मचारी किस क्षेत्र के आएंगे? सरकारी क्षेत्र के, इसलिए इनको ड्यूरिंग इन्फ्लेशन टाइम हानि होती है। जैसे मान लो कीमतें बढ़ती हैं तो सरकार क्या करती है? सैलरी गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉइज के नहीं बढ़ाती इमीडिएटली। पे कमीशन जब लागू होता है तो पे कमीशन के हिसाब से ही बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो जिनकी इनकम स्थिर होगी वो केवल गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉइज होंगे, इसलिए उनको मुद्रास्फीति के दौरान हानि होती है। क्लियर? तीसरे नंबर पे आते हैं परिवर्तनशील आय वाले व्यक्ति। परिवर्तनशील आय वाले व्यक्ति, इनको क्या होगा? मुद्रास्फीति के दौरान लाभ होगा या हानि होगी? तो इनको लाभ होता है। क्या होगा? प्रॉफिट होगा, लाभ होता है, लाभ। अब बोलोगे कैसे? क्योंकि इसमें जो कर्मचारी आते हैं वो निजी क्षेत्र के कर्मचारी आते हैं, निजी क्षेत्र के कर्मचारी। जैसे मान लो, एग्जाम्पल समझो, जैसे मान लो कोई व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, अगर उसको कहीं 20,000 रुपए की नौकरी मिली है, अगर वो 20,000 पे यानी कर रहा है, अगर उसे पैसा ज्यादा कहीं मिल जाए तो वो 20,000 वाली ड्रॉप करेगा और वो क्या करेगा? 25-30,000 वाली नौकरी वो कर लेगा, क्योंकि इस समय डिमांड ज्यादा है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये ले लो कि जैसे टीचर्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पढ़ाते हैं, जब वैकेंसी होती है तो उनकी डिमांड ज्यादा होती है, और जब वैकेंसी नहीं होती तो उनकी डिमांड खत्म हो जाती है। तो अगर डिमांड रहेगी तो वो मुंह माफिक पैसा मांगते हैं। ये क्लियर हो गया?
तो निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को क्या होता है, मुद्रास्फीति के दौरान लाभ होता है। तीसरा पॉइंट, चौथा, किसान। किसान को मुद्रास्फीति में लाभ होगा या हानि होगा? तो मुद्रास्फीति के दौरान किसान को लाभ होता है। लाभ इसलिए होता है कि ड्यूरिंग इन्फ्लेशन टाइम प्रोडक्शन कम होता है, और जब प्रोडक्शन कम होगा तो जाहिर सी बात है वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी, वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी तो किसान को बेनिफिट होता है। लेकिन मुद्रास्फीति के दौरान ही किसान को लाभ होगा और लाभ नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कंज्यूमर, उपभोक्ता। उपभोक्ता, इसको ड्यूरिंग इन्फ्लेशन टाइम हानि होगा या लॉस होगा? तो मुद्रास्फीति के दौरान उपभोक्ता को हानि होती है। लेकिन उपभोक्ता कितने प्रकार का होता है ये समझ लो। तो उपभोक्ता जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, उच्च वर्ग, दूसरा होगा मध्यम वर्ग, और तीसरा होगा निम्न वर्ग। क्या होगा? निम्न वर्ग। ये 3 कैटेगरी होती है। उच्च वर्ग को कीमत बढ़े और चाहे घटे उससे कोई मतलब नहीं होता। प्राइस का जो इम्पैक्ट पड़ता है, कीमत का जो प्रभाव पड़ता है, वो मध्यम वर्ग के ऊपर पड़ता है। प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? प्रभाव कीमत का मध्यम वर्ग के ऊपर। ना ये ऊपर जा सकता है और ना ही नीचे आ सकता है। ये क्या करेगा? पूरी जिंदगी जो है एक पंखे के तरीके से लटक कर क्या कर देते हैं, अपनी लाइफ को बनाते चले जाते हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे मान लो निम्न वर्ग की बात करें तो इनसे भी कीमत चाहे बढ़े और चाहे घटे, इसका भी इनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये मेहनत करें तो ऊपर पहुंच सकते हैं। लेकिन जो निम्न कैटेगरीज के लोग होते हैं वो वर्तमान देखते हैं, और जो मिडिल क्लास का व्यक्ति होता है वो फ्यूचर देखते। तो उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। एल का यानी यू का मतलब क्या होगा? अपर क्लास। एम का मतलब क्या होगा? मिडिल क्लास। और एल का मतलब क्या होता है? लोअर क्लास। ठीक है। इस क्या बोलेंगे? लोअर क्लास। अगले पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद फिर होता है डेप्टर्स एंड क्रेडिटर्स। डेप्टर्स और एंड क्रेडिटर्स। डेप्टर्स एंड क्रेडिटर्स। डेप्टर्स का मतलब होता है लोन लेने वाला, और क्रेडिटर्स का मतलब होता है लोन देने वाला। तो डेप्टर्स एंड क्रेडिटर्स। तो मुद्रास्फीति के दौरान किसको प्रॉफिट होगा और किसको लॉस होगा? तो मुद्रास्फीति के दौरान जो लोन लेता है उसको लाभ होता है, और जो लोन देता है उसको क्या होता है? हानि होती है। ठीक। रीजन केवल इतना है कि मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा का मूल्य क्या होता है? मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा का मूल्य कम होता है। मुद्रा का मूल्य यानी वैल्यू क्या होती है? कम होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई 5, यानी इसने इससे कितना लिया? 5 लाख, और 5 लाख से इसने वस्तुओं का निर्माण किया
और जो वस्तुएं बनाई उससे इनको कितना बेनिफिट हुआ, 10 लाख का। तो देना कितना है, 5 लाख। तो जो डेप्टर्स होता है यानी लोन लेने वाला होता है उसको प्रॉफिट होता है, और जो लोन देने वाला होता है उसको लॉस होता है। क्लियर? तो लोन लेने वाले को प्रॉफिट होगा और लोन देने वाले को लॉस होगा। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो यानी मुद्रास्फीति के दौरान जो इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन होता है उसमें व्यापारी को लाभ होगा, स्थिर आय वाले व्यक्तियों को हानि होती है क्योंकि इसमें सब गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉइज होते हैं, इनको लॉस होता है। परिवर्तनशील वालों को प्रॉफिट होता है। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं कि यहां से क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन आप देख लीजिए। जैसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को हानि होती है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मुद्रास्फीति के दौरान लाभ होता है, मुद्रास्फीति के दौरान लाभ होता है। तो मान लो जैसे पहला ऑप्शन दे दिया, व्यापारी लाभ नहीं होता है, लाभ नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसे मुद्रास्फीति के दौरान लाभ नहीं होता है? तो सबसे पहले आपके ऑप्शन में व्यापारी, दूसरे नंबर पे स्थिर आय वाले व्यक्ति, स्थिर आय वाले व्यक्ति, तीसरे ऑप्शन में दे दिया किसान, और चौथा ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जब इनमें से कोई नहीं है तो अब देख लो, यानी व्यापारी को क्या होता है, लाभ होता है, किसान को क्या होगा, लाभ होगा। तो हानि किसको होती है, स्थिर आय वाले व्यक्ति को। यानी यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी क्लियर हो गया। तो मुद्रास्फीति के दौरान किसको प्रॉफिट होगा और किसको लॉस होगा? तो मुद्रास्फीति के दौरान लाभ नहीं होता है। तो मुद्रास्फीति के दौरान लाभ किसको नहीं होता है? स्थिर आय वाले व्यक्तियों को लाभ नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अगले टॉपिक की तरफ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।